सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल दी स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब करंट अफेयर के साथ साथ दी स्मार्ट स्टडी आरा में बायोलॉजी की क्लासेस की भी वीडियो अपलोड किए जाएंगी जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस बायोलॉजी की क्लास में आपके सारे जो भी इम्पोर्टेंट्स जो भी चैप्टर टॉपिक्स है उसे कराया जाएगा और ये भी कराया जाएगा ताकि मतलब आपके एग्ज़ाम में आने के लिए जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक पढ़ाया गया इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे भी कराया जाएगा जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और डाइजेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल बाई डिटेल पढ़ेंगे और हर एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी में होता क्या है। तो बायोलॉजी जो है दो वर्डों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। तो कौन कौन सा? तो बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, तो बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन। और लोगोस का मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने। किसने किया था? तो लेमार्क ने। ठीक है, जो कि ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, और जो दूसरे इनके साथी क्या थे? ट्रेविरेनस, जो कि ये थे जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो 1801 में किया था। कब किया था? तो 1801 में किया था। आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते थे। जीव विज्ञान स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने, जो कि फ्रांस के हैं, और लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। आगे देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं या हिंदी में अरस्तु, ये है। ठीक है, तो बायोलॉजी के जनक और जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला कौन होता है? तो बेसिक बायोलॉजी, जिससे हम कहते हैं सामान्य जीव विज्ञान। और दूसरा क्या होता है? अप्लाइड बायोलॉजी, जिसे कहते हैं अनुप्रायोगिक। ठीक है, इसी को हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं। जो दूसरा है अप्लाइड बायोलॉजी अनुप्रायोगिक, इसी को हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेडिकल साइंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिर्फ बेसिक बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो कि होता है सामान्य जीव विज्ञान, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं बेसिक बायोलॉजी को दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, बायोलॉजी को कितने टाइप में बांटा गया? एक जूलॉजी, एक किसमें? बॉटनी में। ठीक है, तो जूलॉजी का हिंदी क्या होता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी में क्या होता है? जंतु विज्ञान। और बॉटनी में क्या होता है? वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जूलॉजी जो होता है यानी जंतु विज्ञान में क्या होता है, यानी किसे कहते हैं? और ये वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, तो जूलॉजी कहते हैं जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे जीव विज्ञान यानी कि हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान जिसमें पादपों मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। पादपों मतलब क्या होता है? इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेटस को। इन दोनों नामों को याद रखेंगे, अरस्तु और थियोफ्रेटस। तो अरस्तु जो है क्या है? जीव विज्ञान के जनक हैं, और थियोफ्रेटस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इनके द्वारा बुक लिखेंगे तो उन बुक के नाम जानेंगे, दोनों के द्वारा, अरस्तु के द्वारा और थियोफ्रेटस के द्वारा। तो जो अरस्तु के द्वारा जो बुक लिखा गया है उस बुक का नाम है क्या? हिस्टोरिया। क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, अरस्तु के द्वारा बुक जो लिखा गया उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, और जो थियोफ्रेटस है उसके द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, जो थियोफ्रेटस के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देने ही के लिए। और देखते हैं डाइजेशन सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो संपूर्ण होने, उसकी डाइजेशन सिस्टम पूरा पाचन तंत्र यानी पाचन की क्रिया संपन्न होने में कुछ 5 अवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। यानी
कुल 5 अवस्थाओं से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो 5 अवस्था कौन कौन सा है, तो पहला अंतर्ग्रहण जिसे इंजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है पाचन जिसे इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण किसे कहते हैं, ऑब्जॉर्प्शन को कहते हैं। ठीक है, और स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, एसेमिलेशन। ठीक है, और पांचवा आता है क्या, मल परित्याग यानी क्या, डिफेक्शन, यानी कि DEF, एफ के बाद यहाँ पे ई होगा। ठीक है, डिफेक्शन। तो इन 5 अवस्थाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। इन 5 अवस्थाओं से क्या होता है, हमें डाइजेशन पाचन तंत्र को गुजरना पड़ता है। तो इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ यानी खाने की जो भी वस्तु या पदार्थ को मुंह में लेते हैं ना, उससे हम लोग अंतग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है, यानी कि इंजेक्शन कहलाता है। दूसरा है पाचन। पाचन क्या कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में कहलाता है डाइजेशन। तो पाचन क्या होता है, पाचन हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम होते हैं, यानी कि शरीर में पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक, उनकी सहायता से भोजन जो होते हैं क्या होते हैं, जटिल और कठोर होते हैं, यानी कि अघुलनशील भी होते हैं। तो उन्हें एक सरल रूप में परिवर्तन करना, यानी कि कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, यानी कि पाचन कहलाता है। यानी पाचन क्या है कि जटिल, जो भोजन जटिल होते हैं उन्हें सरल रूप में परिवर्तन करना, उन्हें पाचन कहते हैं। पाचन याद रखेंगे, पाचन हमारा स्टार्टिंग मुंह से, जैसे ही भोजन को मुख में लेते हैं तो वहाँ से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। कहाँ पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ से, तो मुख से शुरू होती है, और ये कहाँ तक जारी होती है, तो छोटी आंत तक जारी होती है, खत्म नहीं होती है, आगे भी जारी रहती है। ठीक है, बड़ी आंत में जाती है, उसके बाद आगे मल परित्याग होता है, आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अवशोषण क्या होता है, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये पचे हुए जो हमारे भोजन, जो बड़े बड़े टुकड़े या जटिल भोजन होते हैं वो सरल अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद भोजन क्या करते हैं, रुधिर में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, रुधिर में पहुँचते हैं। तो इन्हीं को हम लोग अवशोषण करते हैं, यानी पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या कहलाता है, एसिमिलेशन क्या कहलाता है, तो अवशोषित। अवशोषित भोजन क्या, जो भोजन रुधिर में पहुँचते हैं, जो भोजन क्या होते हैं रुधिर में पहुँचते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। यानी कि अवशोषित भोजन को क्या होता है, शरीर के उपयोग में लाना, यानी कि उससे क्या होता है, ऊर्जा देना, यानी शरीर को ऊर्जा कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, अवशोषित भोजन। अवशोषित भोजन कौन, जो पचे हुए भोजन होते हैं जो रुधिर में पहुँच जाते हैं उन्हें हम अवशोषित भोजन कहते हैं, वो पहले पढ़ें। ठीक है, ये उन्हीं अवशोषित भोजनों को जो रुधिर में पहुँचे हैं उनका ही शरीर के उपयोग में लाना स्वांगीकरण कहलाता है। जैसे कि कोशिकाओं में ये क्या होता है, भोजन कोशिकाओं में मिलके क्या करते हैं, जीव द्रव का निर्माण करते हैं। ये कोशिकाओं में मिलके जल जीव द्रव का, सॉरी जल नहीं, जीव द्रव का निर्माण करते हैं, और क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। यानी कि स्वांगीकरण क्या कहता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है। यानी स्वांगीकरण को शॉर्ट में याद रखेंगे, स्वांगीकरण क्या कहता है, शरीर को ऊर्जा देता है। मल परित्याग क्या होता है, मल परित्याग। ठीक है, तो मल परित्याग क्या है, डिफिकेशन। यहाँ भी एफ के बाद ई कर लेंगे। डिफिकेशन, डिफिकेशन क्या होता है, अपच भोजन। ऐसा नहीं कि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वो बॉडी में सारा क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, यानी कि पाचन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भोजन जो होते हैं क्या होते हैं, अपच होते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, बड़ी आंत में पहुँचते हैं। यानी कि मल परित्याग क्या होता है, तो अपच भोजन जो भी अपशिष्ट पदार्थ वो क्या करते हैं, बड़ी आंत में पहुँचते हैं, जहाँ जीवाणु उसे क्या करते हैं, मल में बदल देते हैं, जहाँ जीवाणु उसे मल में बदल देते हैं। यानी कि उसे फिर क्या करते हैं, गुर्दा के एनस के द्वारा बाहर निकाल जाता है। यानी कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं कुछ उसमें अपच होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी आंत में जाते हैं, वहाँ पे जीवाणु भी मौजूद होते हैं जो कि उसे मल में बदल देते हैं, जिससे गुर्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग मल परित्याग कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, पाचन। ठीक है, तो पाचन एक प्रकार का प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अभी ऊपर में पढ़ें, पाचन क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। पाचन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। पाचन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। नहीं ये अच्छा नहीं कलर है, चेंज। ठीक है, तो बॉडी, देखिए बॉडी होता है, बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए। ठीक है, अगर हमारा बॉडी है, अगर सही तरीके से काम करना होता है, अगर बॉडी को प्रॉपर तरीके से काम करना है तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। यानी कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से काम करना है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो एनर्जी में मिलता है फूड, यानी कि भोजन से। एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो फूड। जो हम फूड लेते हैं, फूड किन अवस्था में मिलते हैं, तो वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि जल में वो अघुलनशील होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल, यानी कि
जटिल संरचना में होते हैं, और तीसरा क्या होता है कि जो बॉडी एब्जॉर्व ही नहीं करता है। भोजन की अवस्थाएं 3 हो सकती है, कौन कौन सा? तो जो वाटर में अघुलनशील होता है यानी कि जल में वो घुलेगा नहीं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल संरचना में होगा, ठीक है, जो कि ठोस होगा, और ये क्या हुआ कि बॉडी नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, वो इसके शरीर के द्वारा अवशोषण ही नहीं होगा। इसका अवशोषण ही नहीं होगा जब भोजन, इसका पाचन ही नहीं होगा। जब इसका पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी। इसका पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। जब पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? इसका एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हमें प्रॉपर काम करने में क्या होगा? दिक्कत आएगी, हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये तो अब अवशोषण होगा ही नहीं, ये तो साफ लिखा वहाँ पे, होगा ही नहीं इसका, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आगे जो ये है वाटर इनसोल्यूबल यानी कि जल में अघुलनशील और कॉम्प्लेक्स जटिल, ठीक है। तो इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, ठीक है। इन्हें क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। इन्हें जो जल में अघुलनशील होते हैं और जो जटिल संरचना में होते हैं, इन्हें क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन, यानी कि दोनों को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इन्हें क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो कठोर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या होता है? जो जल में अघुलनशील थे वो क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि घुलनशील हो जाते हैं। और जो जटिल थे यानी कि जो जटिल थे वो क्या होते हैं? सिंपल यानी कि सामान्य हो जाते हैं, ठीक है। जो जटिल थे वो क्या हो जाते हैं? सिंपल यानी कि सामान्य हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे में क्या होता है? फूड का पाचन होता है, तो इससे क्या होता है? शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी, ठीक है। इससे क्या मिलेगा? शरीर को एनर्जी, जिससे हमारा बॉडी क्या होगा? प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा, उससे प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन यानी कि पाचन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, इसके बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे में डाइजेशन, ये डाइजेशन क्या होता है ये तो पढ़ लिए, इसे हटाते हैं। ये ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इसको ऊपर में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो भोजन होता है कहाँ पहुँचता है? पेट में। पेट में पहुँचने के बाद कितने घंटे? तो वो 4 घंटों तक रहता है। पेट में पहुँचने के बाद कितने घंटे? 4 घंटों तक रहता है, जिससे हम लोग कायम कहते हैं, ठीक है। भोजन जाता है पेट में, पेट में जाने के बाद 4 घंटा रहता है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं? तो उस भोजन को कायम कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला पदार्थ में बदल देता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भोजन होता है उसे ऊर्जा देने वाले पदार्थ में बदल देता है, क्योंकि हमारा बॉडी रोटी दाल चावल को नहीं समझता है। वो जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को क्या करता है? वो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में समझता है। उस तरह से जो हमारे भोजन पदार्थ होते हैं उनकी आइडेंटिफाई बॉडी रोटी दाल चावल से नहीं करता है, वो और न्यूट्रिएंट्स के रूप में करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वही करता है कि उसे ऊर्जा देने वाले पदार्थ में क्या करता है? बदल देता है। तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होता है, कौन सा? तो कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की हिंदी होता है उपापचय, ठीक है। उपापचय का कार्य क्या है? ऊर्जा देने वाले पदार्थ में बदल देता है, ठीक है। तो उपापचय को दो तरीके से, कौन कौन सा? एक है कैटाबॉलिज्म के अपचय, और दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म के उपचय, ठीक है। तो आते हैं अपचय की तरफ। तो अपचय क्या है? जो डाइजेशन सिस्टम पर है वही सेम है। डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया से ही होता है, नहीं कि अपचय, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स को क्या करता है? सिंपल में बदलता है, यानी कि जो जटिल होता है उसे सामान्य करता है। फैट को फैटी एसिड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यानी कि छोटे छोटे जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, यानी कि सेम वो डाइजेशन यानी कि पाचन वाली प्रक्रिया करता है, यानी कि हमारा पाचन प्रक्रिया क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया से संपन्न होता है। एनाबॉलिज्म क्या है? उपचय क्या होता है? उपचय क्या होता है? उपचय हमारा क्या करता है? ये अमीनो एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? अमीनो एसिड, इनको उपचय क्या होता है? अमीनो एसिड का निर्माण करता है, और 20 अमीनो एसिड, कितने? तो 20, यानी कि 20 एमिनो एसिड, एमिनो, ठीक है, एसिड ए लिख दे रहा हूँ। अमीनो एसिड क्या करते हैं? एक प्रोटीन यानी 1P, यानी कि एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और 10 हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करना है। तो ये उपचय जो होता है, एनाबॉलिज्म जो होता है, हमारे शरीर को क्या करता है? विकास और वृद्धि कराता है। क्या करता है? विकास एवं वृद्धि,
ठीक है, विकास याद रखेंगे कि अप से जो क्या होता है तो पाचन की क्रिया को जैसे संपन्न कराता है, जो उप से वो क्या करता है विकास और वृद्धि करता है, यानी कि कैटाबोलिज्म याद रखेंगे क्या करता है ऊर्जा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पाचन एक, हाँ देखिए यहाँ पे पूछ दिया क्वेश्चन यहाँ पे कि पाचन जो है एक कैसा प्रक्रिया है, तो ऊपर में पड़े पाचन क्या है उपचय प्रक्रिया है, यानी कि कैटाबोलिज्म प्रक्रिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि तंत्र, तंत्र जो पाचन क्रिया में कार्य करता है, तंत्र जो होता है जो पाचन क्रिया में कार्य करता है उससे पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी तंत्र हमारे पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम अगले वीडियो में, जिसमें हम उसे एक सीरियल वाइज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें इन्वॉल्व होने वाले सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, इन सब वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।